अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। हमने लास्ट टाइम एग्रीमेंट की बात की थी। एग्रीमेंट में हमने दो किस्म के पढ़े थे एग्रीमेंट के, सोशल एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट को कहते हैं जिसमें ज़िम्मेदारी एक शख्स पे होती है, और लीगल एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट को कहते हैं जिसमें ज़िम्मेदारी दोनों पर होती है। ठीक है जी। जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल पढ़ी थी, ए ने डिनर पे बुलाया बी को, तो वो सोशल एग्रीमेंट में ज़िम्मेदारी एक पर है। जबकि दूसरी एग्जांपल में एक शख्स अपनी कार बेच रहा था, तो वो लीगल एग्रीमेंट में एक बंदा अपनी कार देता है, दूसरे बंदा पैसे देता है, तो जिम्मेदारी दोनों पर है। तो वो तो बात हो गई एग्रीमेंट के हवाले से। अब जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये। कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन क्रिएटिंग राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन देम विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या एक एग्रीमेंट है? तो पहले तो ये समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कोई अलग से चीज़ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट खुद क्या है? एक एग्रीमेंट। यानी आप अगर जहन में ये लेके आ रहे हैं कि सर एग्रीमेंट एक अलग चीज़ होगी, कॉन्ट्रैक्ट एक अलग चीज़ होगी, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी एग्रीमेंट ही है। लेकिन वो कौन सा एग्रीमेंट है? जिसमें क्रिएटिंग राइट्स, टू और मोर पर्सन क्रिएटिंग राइट्स एंड ड्यूटीज़, यानी कि दोनों पर राइट्स और ड्यूटीज़ आती हैं, विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी सोशल एग्रीमेंट की बात नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि दोनों पर जिम्मेदारियां नहीं आती हैं सोशल एग्रीमेंट पे। कॉन्ट्रैक्ट में किसकी बात होगी? लीगल एग्रीमेंट की बात होगी, क्योंकि लीगल एग्रीमेंट पे दोनों पे जिम्मेदारियां आती हैं। पोलाक डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट एज एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो भी एग्रीमेंट हो वो अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। और आपको पता है कि लीगल एग्रीमेंट क्या होता है? इन्फोर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी दोनों पर होती है। तो दरअसल लीगल एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लीगल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि लीगल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। यानी जितने भी लीगल एग्रीमेंट हैं जिसमें जिम्मेदारी दोनों पर है, ऑब्लिगेशन दोनों पर है, दरअसल वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H। अभी सेक्शन लिखना ज़रूरी नहीं होता, लिखना अच्छी बात है, ना लिखो कोई मसला नहीं है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। वही बात कर दी कि वो एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी वो एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे सोशल एग्रीमेंट जो होता है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, तो सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट टू एलिमेंट्स। एन एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और द एग्रीमेंट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और एग्रीमेंट वो होना चाहिए जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे पहली बात तो वो एग्रीमेंट होंगे, और एग्रीमेंट भी कौन से होंगे? जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब आपको पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट की कितनी किस्में? दो, सोशल एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट। इन्फोर्सेबल बाय लॉ कौन सा एग्रीमेंट होता है? लीगल एग्रीमेंट, जिसमें ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज़ पर आती हैं। ऑब्लिगेशन ही मैटर करता है। अगर ऑब्लिगेशन एक पार्टी पर है तो वो सोशल एग्रीमेंट है, ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज़ पर तो वो लीगल एग्रीमेंट। ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी। तो दरअसल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का ही नाम है, लेकिन कौन सा एग्रीमेंट का नाम है? लीगल एग्रीमेंट का। अब ये जो टॉपिक है एग्जाम में अक्सर आता है, हर एक साल के बाद आता है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जाम में सवाल पूछता है डिफाइंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने आपको बता दिया, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ फुलफिल एसेंशियल कंडीशन, दिस कंडीशन में बी कॉल्ड एसेंशियल। यानी कि एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे उससे कुछ एसेंशियल्स हैं, कुछ लवाजमात हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड उसी वक्त होगा जब उसके कुछ लवाजमात पूरे होंगे। तो लवाजमात एसेंशियल्स कौन कौन से? पहला पॉइंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अभी इसको डिस्कस करूँगा मैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास? लीगल रिलेशनशिप। तीसरा क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन। थर्ड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। फोर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। फाइव फ्री कंसर्न, लॉफुल ऑब्जेक्ट, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। ये 7 एलिमेंट्स हैं, 7 एसेंशियल्स हैं जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में होने चाहिए, तब तो वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। तो अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में 7 पॉइंट्स ये कौन कौन से हैं। तो आप एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पहले तो बताना है कि एसेंशियल्स कितने हैं? 7 हैं। याद रखिएगा, इनमें से किसी एक की भी खिलाफ वर्जी हो गई कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त
तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, लॉ की नज़र में फिर उसकी अहमियत नहीं होगी। ठीक है, तो भी शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफ़र किसे कहते हैं, देखिए किसी काम को करने की ख्वाहिश का इजहार करना ऑफ़र कहलाता है। जैसे आप अपना मोबाइल अपने दोस्त को बेचना चाहते हैं तो आप बोलेंगे मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ, या उसका ख़रीदना चाहते हैं तो आप बोलेंगे मैं आपका मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ। तो ऑफ़र का मतलब क्या होता है, किसी काम की ख्वाहिश का इजहार करना। उसके बाद ये दूसरी पार्टी पर मुनहसर होता है कि उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफ़र का भी होना ज़रूरी है और एक्सेप्टेंस का होना भी ज़रूरी है। अगर आप ऑफ़र करते हैं और सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऑफ़र का होना भी ज़रूरी है और सामने वाली पार्टी को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल देखें क्या लिखी हुई है, ए से टू बी, ए ने बी से कहा दैट ही विल सेल हिज साइकिल टू हिम फॉर 2000, वो अपनी साइकिल बेचेगा किसको, बी को 2000 रुपये में। दिस इज़ एन ऑफ़र। देखिए भाई ए बी को कह रहा है कि मैं साइकिल बेचना चाहता हूँ, तो ये उसने ख्वाहिश का इजहार किया, तो ये क्या ऑफ़र है। इफ़ बी एक्सेप्ट दिस ऑफ़र, और अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया, देर इज़ एन एक्सेप्टेंस, और फिर वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, फिर वो क्या बन जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट। और अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहला एसेंशियल क्या है, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। ऑफ़र का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने की ख्वाहिश का इजहार करना, और एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, जिसको ऑफ़र दी गई है उसे कबूल कर ले। स्क्रीनशॉट ले ले, ये नोट्स भी हैं आपके बने बनाए। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम, लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप, देखिए लीगल रिलेशनशिप उसी वक्त कायम होगा जब दोनों पार्टीज़ पर जिम्मेदारी होती है। बार बार मैं एक बात कर रहा हूँ कि सोशल एग्रीमेंट जो होता है उसमें ज़िम्मेदारी ऑब्लिगेशन एक शख्स पे होती है, तो उससे कोई कानूनी ताल्लुक लीगल रिलेशनशिप पैदा नहीं होती है। लीगल रिलेशनशिप उस वक्त होगी जब जिम्मेदारी का तयन दोनों पर हो, तो उसे हम कमर्शियल एग्रीमेंट भी कहते हैं या लीगल एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है जी, तो लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए यानी कि एग्रीमेंट लीगल होना चाहिए, यानी ऑब्लिगेशन दोनों पे होना चाहिए। इस एग्जाम्पल समझते हैं। अ फादर प्रॉमिस टू पे हिज सन 500 एवरी मंथ, एक फादर ने वादा किया 500 रुपये हर महीने देने का। लेटर ही रिफ्यूज़ टू पे, बाद में उसने मना कर दिया किसी वजह से। द सन कैन नॉट रिकवर, सन उससे यानी बेटा उनसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। इट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट, ये एक सोशल एग्रीमेंट था। बाप दे रहा है, ठीक है दे रहा है, बाद में मना कर दिया तो बेटे के पास ये इख्तियार नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा कर दें। एंड डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो ये सोशल एग्रीमेंट है, इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अब बी देखते हैं। ऑफर्स टू सेल हिज वॉच, ए ने ऑफ़र किए सेल करने की अपनी वॉच 200 में, एम बी एग्री टू बाई इट। अब देखिए इसमें जिम्मेदारी दोनों पर है, ए घड़ी बेचेगा और बी 200 रुपये देगा। बी एग्री टू बाई इट एंड द सेम प्राइस बिकॉज देर इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज़ क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि यहाँ पर लीगल रिलेशनशिप बन रहा है, ए के पर भी जिम्मेदारी है, बी के पर जिम्मेदारी है। जब दोनों पर ऑब्लिगेशन होगा तो वो लीगल रिलेशनशिप कहलाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। लॉफुल कंसीडरेशन, देखिए कंसीडरेशन आप शायद समझते हैं तवज्जो को, यहाँ तवज्जो मतलब नहीं है। यहाँ कंसीडरेशन से मुराद होती है हमारी समथिंग इन रिटर्न। देखिए समथिंग इन रिटर्न, कुछ बदले में, यानी अगर मैं आपके लिए कोई काम कर रहा हूँ या कुछ दे रहा हूँ आपको, तो आप भी उसके बदले मेरे लिए कोई काम करें या कुछ दे रहे हैं। जैसे मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी टीचिंग का कंसीडरेशन क्या होगा, आपकी फ़ीस। तो मैं बोलूँगा मेरी टीचिंग का बदल आपकी फ़ीस है, और आपकी फ़ीस के बदल क्या है, मेरी सर्विसेज। यानी ये कुछ गिव एंड टेक होता है। कंसीडरेशन का मतलब क्या है, गिव एंड टेक, कुछ आप दें तो कुछ वो दे, और लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब इलीगल काम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखें आप, ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 10 लाख। ए ने एग्री करता है अपना मकान बेचने का बी को 10 लाख का। इज़ द कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस टू सेल हिज हाउस, यानी 10 लाख रुपए जो है वो कंसिडरेशन है ए के प्रॉमिस के बदले का, जो मकान बेचने के लिए वो कर रहा है। यानी ए जो अपना मकान बेचेगा उसके बदले वो 10 लाख रुपए उसको मिलेंगे। एंड ए प्रॉमिस टू सेल द हाउस इज़ द कंसिडरेशन ऑफ बी प्रॉमिस टू पे 10 लाख।
अब बी ने जो वादा किया 10 लाख रुपए देने का, उसका बदल क्या है, ए का मकान है। यानी ए के बदले, ए को मकान के बदले 10 लाख रुपए मिल रहे हैं और बी को 10 लाख के बदले मकान मिल रहा है। तो ये एक लीगल लॉफुल कंसिडरेशन है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, ये फोर्थ पार्ट जो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह समझिएगा, शॉर्ट नोट में भी आ जाता है ये। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ये कहता है कि भाई कौन कौन से लोग मुआहिदा कर सकते हैं। अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अहलियत मुआहिदा कहते हैं हम कि कौन कौन से लोग मुआहिदा कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं। लॉ में 3 किस्म के लोगों को मुआहिदा करने से मना किया गया और उसके अलावा बाकी सब मुआहिदा कर सकते हैं। पहला माइनर। पहला क्या है, माइनर। माइनर वो शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। जिसकी उम्र 18 साल से कम होगी वो मुआहिदा नहीं कर सकता। सेकंड जो मुआहिदा, मैं आपको बता रहा हूँ जो 3 लोग जो मुआहिदा नहीं कर सकते। पहला कौन मुआहिदा नहीं कर सकता, माइनर। माइनर कौन होता है, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो वो मुआहिदा नहीं कर सकता। सेकंड अनसाउंड माइंड, जिसमें सोचने समझने की सलाहियत ना हो, जिसे आमतौर पर पागल कहते हैं, खप्ती कहते हैं। तो जिसमें सोचने समझने की सलाहियत ना हो, पागल हो, वो भी मुआहिदा नहीं कर सकता। और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कि डिसक्वालीफाइड हो। ये मैं कभी आने वाले चैप्टर में बताऊंगा जॉइंट स्टॉक कंपनी डिसक्वालीफाइड का मतलब क्या है। तो ये 3 किस्म के लोग मुआहिदा नहीं कर सकते। माइनर नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड नहीं कर सकता और डिसक्वालीफाइड लोग नहीं कर सकते, जो कि लॉ ने डिसक्वालीफाइड कर दिया। अब जरा इसको देखते हैं। इन तीनों के अलावा बाकी सब क्या हो सकते हैं, मुआहिदा कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, एन एग्रीमेंट इज अनफोर्सेबल ओनली इफ इट इज इंटर इनटू पार्टीज हु पोजेस कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। यानी कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त वैलिड होगा, इन्फोर्सेबल होगा, जब पार्टीज में मुआहिदा करने की अहलियत मौजूद हो। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी फ़रीक़ैन जो है वो मुआहिदा करने के अहल होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज मस्ट बी ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। यानी कि पार्टीज़ जो है वो मेजोरिटी एज में हो, यानी कि माइनर ना हो, यानी कि उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। 18 साल हो या 18 साल से ज़्यादा हो। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, मस्ट बी ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी में हो, यानी कि माइनर ना हो। एंड ऑफ साउंड माइंड, और साउंड माइंड हो, यानी अनसाउंड माइंड ना हो, फातरुल अकल ना हो, पागल ना हो। एंड मस्ट नॉट बी डिसक्वालीफाइड, और वो डिसक्वालीफाइड ना हो। ये मैं आपको आगे बताऊँगा, डिसक्वालीफाइड में बड़ी बातें आती हैं। तो अब ये 3 किस्म के लोग मुआहिदा नहीं कर सकते, इसके अलावा बाकी सारे मुआहिदा कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए पर्सन एम, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एम जो वो एक अनसाउंड माइंड शख्स है। इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद एस, एक एग्रीमेंट करता है एस के साथ। एम जो है वो सही दिमाग नहीं है उसका दिमाग सही काम नहीं करता, वो अनसाउंड माइंड है। वो एग्रीमेंट कर लेते हैं किससे, एस से, टू सेल हिज हाउस, अपना मकान बेचने का 2 लाख पे। इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज एम इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एम जो वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। ए जो 20, यानी एक जिसकी उम्र 20 साल है, प्रॉमिस टू सेल हिज कार टू बी फॉर 3 लाख। वादा करता है 3 लाख रुपए में अपनी कार बेचने का। इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ए इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी ए की उम्र 20 साल थी, उसने वादा किया कार बेचने का, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि वो कॉम्पिटेंट है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, जहन में रखिएगा। सपोज़ कीजिए एक शख्स को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कभी वो पागल होता है, कभी वो सही हो जाता है। तो ऐसे शख्स के साथ मुआहिदा उस वक्त सही हो सकता है जब वो मुआहिदा करते वक्त सही हालत में हो। यानी कोर्ट में अगर ये साबित हो गया कि मुआहिदा करते वक्त सही हालत में था, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और अगर ये साबित हो गया कि मुआहिदा करते वक्त वो सही हालत में नहीं था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, यानी इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। आई होप यू गॉट इट। इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप। फ्री कंसेंट किसे कहते हैं? फ्री कंसेंट हम कहते हैं जब किसी शख्स के कॉन्ट्रैक्ट जो करता है उसका माइंड फ्री हो, यानी कि दोनों पार्टीज़
सेम थिंग सोच रहे हैं सेम के बारे में, यानी दोनों पार्टी जो है ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, गलत फहमी का शिकार नहीं है, फ्रॉड नहीं है। क्या कहा मैंने? ज़बरदस्ती नहीं है, कॉर्जन कहते हैं ज़बरदस्ती को। क्या कहते हैं? कॉर्जन कहते हैं ज़बरदस्ती को। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, बेजा दबाव नहीं है, यानी जहनी तौर पर दबाव ना हो, फ्रॉड ना हो, मिस्टेक ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, यानी जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे सामने वाली पार्टी सोच रही है, तो उसे हम कहते हैं फ्री कंसेंट। कंसेंट मतलब रजामंदी, कंसेंट मतलब रजामंदी, फ्री कंसेंट आज़ाद रजामंदी, आज़ाद रजामंदी, यानी कोई ज़बरदस्ती की बात ना हो। क्या लिखा हुआ? एक कंपेल्स टू बी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पॉइंट ऑफ पिस्टल। ए ने मजबूर कर दिया बी को मुआहदा करने के लिए पिस्टल के ज़ोर पे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि बी की जो रजामंदी है वो आज़ाद नहीं है, ज़बरदस्ती ली गई है। इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज द कंसेंट ऑफ बी इज़ नॉट फ्री। ये एक जायज़ मुआहदा नहीं है क्योंकि बी का कंसेंट फ्री नहीं है। नंबर 6 पॉइंट क्या हमारे पास? लॉफुल ऑब्जेक्ट। देखें, आप जिस चीज़ के लिए मुआहदा कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल ऑब्जेक्ट ना हो, किसी शख्स के जानो माल को नुकसान पहुंचाना हो मकसद ना हो। अगर किसी कोई ऐसा मुआहदा जो किसी कानून की खिलाफ वर्जी करना मकसद हो, या किसी शख्स के जानो माल को नुकसान पहुंचाना मकसद हो, किसी के साथ फ्रॉड करना हो, कोई गैर अखलाकी काम करना हो, यानी किसी भी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो मुआहदा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखें आप प्रॉमिस टू पे बी 5000 इफ़ बी बीट सी। ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगा अगर बी सी को मारे। अब इसका मकसद क्या है? सी को नुकसान पहुंचाना है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। द एग्रीमेंट इज़ इलीगल, ये गैर कानूनी है। एज इट्स ऑब्जेक्ट इज़ अनलॉफुल, क्योंकि इसका मकसद क्या है? सी को मारना, और जो कि वो अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, कितने? 6 पॉइंट हो गए ना। लास्ट पॉइंट हमारा राइटिंग स्टेशन। देखें, इसको समझने से पहले एक बात समझ लिए, प्रॉपर्टी दो किस्म की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको आप मूव कर सकते हैं आसानी से या मुश्किल से, जैसे पंखा है, सेवर है, कंप्यूटर है, टाइपराइटर, फर्नीचर है, मशीन है, इक्विपमेंट है, आप इसको मूव कर सकते हैं। गाड़ी है, गोल्ड है, जेवरात हैं, ये सब मूव कर सकते हैं आप। तो जो मूव कर सकते हैं उसे हम कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, और जिसको आप मूव नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे दुकान है, ज़मीन है, मकान है, बिल्डिंग है, इनको आप मूव नहीं कर सकते। मकान, दुकान, ज़मीन, बिल्डिंग, ये सब मूव नहीं हो सकती, इसे हम कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कानून क्या है? कानून ये है कि बेहतर ये कि आप सारे मुआहदे लिख लें ताकि साबित करने में आसानी हो। लेकिन फिर लॉ ने कुछ छूट दी है, क्योंकि मुश्किल हो जाते हैं मामला। जैसे आप सब्ज़ी वाले के पास जा रहे हैं, आलू ख़रीद रहे हैं, तो क्या उसको आप लिख के देंगे? आप रक्शे में बैठ रहे हैं तो क्या उसको लिख के देंगे आप? तो सारे एग्रीमेंट लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए लॉ ने आपको आसानी कर दी और ये कहा कि मूवेबल प्रॉपर्टी के मुतालिक मुआहदे को अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, वैलिड हो सकता है। लेकिन अगर कोई मुआहदा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो फिर उसका राइटिंग और स्टेशन लाजमी है। यानी कि जो अदालत ने, गवर्नमेंट ने छूट दी है, आसानी दी है, वो किसके लिए दी है? मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, जो मूव कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, फर्नीचर हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, इक्विपमेंट हो गया, मशीन वगैरह कुछ भी है जिसको आप मूव कर सकते हैं, तो उसमें आप लिख लें तो बेहतर है। लॉ ये भी कहता है लिख लो, अच्छी बात है, ताकि बाद में अगर कोई मसला हो तो साबित करने में आसानी हो। लेकिन लाजमी नहीं कहा, मूवेबल प्रॉपर्टी को लिखना लाजमी नहीं कहा, लिख लो अच्छी बात है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी को कह दिया मस्ट बी इन रिटर्न। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी ज़बानी मुआहदा वैलिड नहीं होगा, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। इसको अटैच करवाना पड़ेगा, उसको साइन करवाना पड़ेगा, इसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो ये एसेंशियल्स होंगे हमारे कितने? 7, जो हमने शुरू में देखे थे। आई होप यू गॉट इट। इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप, बाद में कॉपी कर लीजिए, इस तरह में नोट्स भी हैं आपके।